नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं सल दर्शक। मैं इस समय बोध गया आया हूँ। बाबा साहब ने 1956 में बुद्ध में भारत का सपना देखा था। सोचिए, उस बुद्ध को जिसको पूरी दुनिया जानती है, इस देश का हर एक शख्स जब बाहर जाता है तो कहता है मैं बुद्ध की धरती से आया हूँ। कैसे इस देश में बुद्धिज्म को गायब कर दिया गया और जब बाबा साहब ने उसको अपनाया तो उसे दलितों का भगवान घोषित कर दिया गया, जबकि बुद्ध भगवान नहीं थे। वो दुनिया में सबसे पहले एक शख्स हुए, सोशल साइंटिस्ट, जिन्होंने सत्य अहिंसा का पाठ पढ़ाया। आज मैं आपको बोध गया से वो तमाम बुद्धिज्म की तस्वीरें दिखाऊंगा जो आपके लिए जरूरी है। एम्पोरियम है जिस बुद्धिज्म के बारे में आपको नहीं बताया जाता है। सोचिए कि सुजाता वो थी जिन्होंने उनको खीर खिलाया था। तो ये सुजाता एम्पोरियम है और यहाँ बुद्ध से जुड़ी तमाम कलाकृतियाँ जो हैं उसका स्टोर होगा। तो आपको हर वो चीज़ दिखाऊंगा जो मुझे आकर्षित करती हैं। और जब आप बुद्ध गया कभी आएँ तो ये देखिए, आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम, पुरातत्व संग्रहालय है बुद्ध से जुड़े जितने चीज़ें आपको मिलेगी। तो ये पुरातत्व संग्रहालय बोध गया है। तो बहुजनों के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो बुद्धमय भारत का अगर सपना साबित करना चाहते हैं तो इस संग्रहालय को देखो। ये देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये संग्रहालय है। इसको विस्तार से भी मैं बताऊँगा आपको। और ये देखिए, बुद्ध संग्रहालय है। किस तरह से पूरी दुनिया जिसे जानती है उसे भारत में ही लोगों ने लुप्त कर दिया है, लेकिन इतिहास कभी आप मिटा नहीं सकते। और जहाँ भी मिट्टी खोदेंगे आपको बुद्ध की मूर्तियाँ और बुद्ध में भारत की निशानियाँ और इतिहास मिलेंगे। चाइनीज़ टेम्पल है बोध गया में। सोचिए, ये फायान की तस्वीर लगी है। वो फायान, हेनसांग फायान, जिन्होंने बुद्धिज़्म पर काफ़ी रिसर्च किया, तो ये उनकी तस्वीर लगी है। और ये देखिए, अपने ही देश में हम लोग बुद्धिज्म के बारे में कितना जानते हैं। तो जब भी मौका मिले, ये महाबोधि चाइनीज़ टेम्पल है। ये देखिए, ये टेम्पल है और आप ज़रूर यहाँ आइए, समझिए इस देश के और बुद्धिज्म को समझिए। और ताइवान मंदिर जो है वो उस तरफ है। ये जो है और भी सारे मंदिर है। तो सोचिए, अब मुझे समझ में आ रहा है कि बोध गया में ही लोग पिंडदान क्यों करते हैं। दरअसल जहाँ जहाँ बुद्ध की प्रतीकें थी उसको मिटाने की कोशिश हुई, उसको खत्म करने की कोशिश हुई। और ये देखिए, ये सियाचिन मोनेस्ट्री, तिब्बतियन निगाम मोनेस्ट्री है ये। तो मुझे लगता है कि शायद इसी वजह से बोध गया को जो है वो पिंडदान जोड़ दिया। जैसे पीपल के पेड़ को उन्होंने कहा कि इस पर भूत रहता है और मरने के बाद वहाँ एक हांडी टांग देते हैं। अब मुझे समझ में आ रहा है कि हो सकता है कि इसीलिए इन लोगों ने बोध गया को पिंडदान बना दिया, क्योंकि यहाँ बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। पूरी विस्तार से भी बातचीत हम आपसे करते रहेंगे। मैं दिखा रहा हूँ बोध गया का। आप यहाँ जब आएंगे तो तथागत होटल, तमाम बुद्ध के प्रतीक हैं। लेकिन अब मुझे समझ में आ रहा है कि क्यों पीपल के पेड़ को भूत का पेड़ कहते हैं, क्यों ये लोग बोध गया में इन्होंने पिंडदान का कंसेप्ट शुरू किया होगा। क्योंकि यहाँ बुद्धमय भारत था और ये नहीं चाहते थे कि बुद्ध को जो है वो देश भर में फैलाया जाए। और इसलिए यहाँ कैमरे भी ये लोग अलाउ नहीं करते हैं। ये एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी लगती है। और हम लोग महाबोधि टेम्पल के आसपास हैं, कैमरे अलाउ नहीं किए जाते हैं। और देखिए यहाँ क्या क्या है सो बताएंगे। मूल चिन्ह सरोवर में कोई भी खास सामग्री था मंदिर परिसर में प्लास्टिक थैली दोषी। ये देखिए आपसे, तो ये साफ सफाई के लिए। और ये बोधि टेम्पल है जो मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ। अब समझ में आ रहा है कि किस तरह से एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी हुई होगी। और चूंकि बुद्ध को पीपल के पेड़ के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ तो उन्होंने कहा कि वो बुद्धू थे। बुद्ध से बुद्धू बना, पीपल के पेड़ को भूतहा पेड़ कहा गया और बोध गया में पिंडदान का कंसेप्ट शुरू हुआ। तो सोचिए, जिस बुद्ध को पूरी दुनिया जानती है उससे हम लोग ही किस तरह से महरूम हैं। और यहाँ कोई मीडिया, कोई अखबार जो है वो उसके बारे में बात नहीं करता है। तो आप समझ सकते हैं कि कितने बड़े पैमाने पर ये बड़ी कॉन्स्पिरेसी हुई होगी। जो ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ इसको पूरा हिंदुआइज कर दिया गया है। कुछ मॉन्क आपको दिख रहे हैं, हिंदुआइज किया गया। मैं एक स्पेशल रिपोर्ट भी लगाऊंगा। मुझे लगता है यहाँ भी जूता उता खोलने की परंपरा है, आई डोंट नो। तो आपको अभी मैं टूटे फूटे शब्दों में आपको बोध गया घुमा रहा हूँ, लेकिन बाकी सब चीज़ें भी आपको बताऊंगा। बोधि टेम्पल परिसर में बड़े बुद्ध की बहुत ही खूबसूरत सुंदर मूर्ति है। और यहाँ भी बहुत सारे प्रतीक हैं। लोग उसी तरह से बुद्ध ने खुद कहा था कि विचार करो, लॉजिकल सवाल पूछो, पूजा मत करो। लेकिन ठीक उसके उलट हिंदुइज्म का असर है और लोग पूजा पाठ के दृष्टिकोण से ही देखते हैं, लॉजिकल नहीं हो रहा है। तो ये तस्वीर है, लेकिन बहुत ही खूबसूरत तस्वीर है। आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ और
अभी संध्या का जो भोजन सन्नम गच्छामि जो है वो चल रहा है, लेकिन ये अद्भुत है और अकल्पनीय है। और ये देखिए बच्चों का जिस तरह से हिंदुआइजेशन हुआ है, ये देखिए पूजा पाठ की पद्धति जो है वो लगातार बताई गई है। इसके खिलाफ से खुद बुद्ध जो थे वो पूजा पाठ के खिलाफ थे, सवाल पूछते थे, सवाल करते थे, तर्क वितर्क करते थे, लेकिन उसको धर्म से जोड़ दिया गया है और तर्क नहीं है, यहाँ भी आस्था का सवाल बना दिया गया है। तस्वीरें दिखा रहा हूँ मैं आपको, और महाबोधि टेम्पल के अंदर की तस्वीरें दिखा रहा था। किस तरह से ये तमाम तस्वीरें बनते हैं यहाँ देखिए, और ये देखिए किस तरह से कोरोना में बहुत ही अच्छी व्यवस्था की गई है हैंड सैनिटाइज करने का। और देश भर से दुनिया भर से मॉन्क जो है वो आ रहे हैं, और ये बाहर का परिसर है, तो आप कल्पना नहीं कर सकते किस तरह से हिंदुआइजेशन करने की कोशिश है बोध गया को लेकर। और सोचिए बोध गया को भी जानने समझने नहीं दिया गया है, और उसके आसपास जो है वो मंदिरों का निर्माण है। जैसे ये देखिए बुद्धिस्ट लोग हैं, मॉन्क लोग हैं, और ये तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ मैं। पीपल का पेड़ जरूर होता है जहाँ बुद्धिज्म के प्रतीक हैं। और ये देखिए बुद्ध की वो तमाम तस्वीरें, मुद्राएं जो हैं वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए किस तरह से ये तमाम तस्वीरें हैं बुद्ध की, और बौद्ध काल की तस्वीरें हैं। तो अगर आप बुद्धिज्म को मंदिर परिसर में व्यवस्थित प्रतिमा, स्तूप एवं रेलिंग आदि की कृपा स्पर्श नहीं करें। तो अभी मुझे एक गाइड बता रहे थे कि मैंने पूछा कि किसने बनवाया था इन्होंने, तो उन्होंने कहा कि गुप्त काल में बना है। तो मैं थोड़ा आश्चर्य हो गया है। भंते जी सब लोग बैठे हुए हैं, किन्होंने बनवाया था ये? चंद्रगुप्त ये मंदिर, हाँ चंद्रगुप्त ने, और फिर ऊपर के भाग सम्राट अशोक। एक गाइड थे वो मुझे बता रहे थे कि गुप्त काल का है। मैंने कहा कि आपको पता है गुप्त काल कब है और सम्राट अशोक का दौर कब है? वो बीसी है, ये ईसी है। तो वो मतलब ये एकदम हिंदुआइजेशन है, यहाँ हिंदुओं का पकड़ है यहाँ पर जी, हिंदू धर्मावलंबियों की पकड़ है। आप कहाँ से हैं भंते? हम इधर से हैं, पटना से। तो यहाँ तो आसपास में पूरा मतलब जो सनातन व्यवस्था है उसको खड़ा कर दिया गया, मंदिर, तमाम मंदिर खड़े कर दिए गए। यहाँ मठ भी है, मंदिर भी है, बुद्धिस्ट मंदिर भी है। अच्छा, और सनातन मंदिर भी है, ब्रह्मा विष्णु महेश के भी? जी हाँ, सब मंदिर है। तो वो सब आपके बने हुए हैं? वो तो गाइड बता सकता है, सर हम नहीं बता सकते। अच्छा, ये लोग, आप लोग डर रहे हैं बात करने में? तो ये तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ, देखिए हैं। अच्छा, ये मंदिर किसने बनवाया था? ये जो बोधि टेम्पल है आपको ये सुनने में आया अशोक सम्राट ने बनाया था सर। सम्राट न, मतलब ये बीसी पहले के, मतलब ईसा पूर्व के हैं। सम्राट अशोक ईसा पूर्व से थे, 340 से 222 ईस्वी तक। मुझे जानकारी नहीं है। अच्छा, नहीं, एक मुझे बता रहे थे कि गुप्त काल की देन है। तो देखिए इस तरह से घालमेल हुआ है। और जहाँ भी जानबूझकर आप जैसे ही जमीन की खुदाई करेंगे तो आपको बुद्धिज्म मिलेगा, और जमीन के ऊपर आपको प्राचीन मंदिरें मिलेंगी। तो आप समझिए, बाबा साहब ने जो कहा था कि मैं बुद्धमय भारत का सपना देख रहा हूँ, तो उनका यही कहना था कि भारत बुद्धों की धरती है और पूरी दुनिया की में भारत की पहचान बुद्धों से है। तो ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ, लेकिन इसको जानबूझकर एक जो जब बृहद्रथ की हत्या होती है और पुष्यमित्र शुंग जब राजा बनते हैं, उसके बाद से किस तरह से बुद्धिज्म को खत्म करने की कॉन्स्पिरेसी हुई, साजिश हुई, और उसी का नतीजा है कि आपको जमीन के नीचे बुद्ध मिलेंगे, जमीन के ऊपर प्राचीन मंदिर। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो जमीन के नीचे मिले वो पुराना है, या जो जमीन के ऊपर मिले वो पुराना है। तो जहां भी खुदाई कीजिएगा वहां आपको बुद्ध के प्रतीक मिलेंगे। तो ये तस्वीरें हैं और ये स्थापत्य कला का नमूना है, और इसीलिए भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था जब बुद्ध काल का दौर था, सम्राट अशोक का दौर था। और बाद में उसके बाद धीरे धीरे भारत बर्बाद होता चला गया, और इसीलिए बाबा साहब ने बुद्धमय भारत का सपना देखा था। बोधि वृक्ष है जिसके नीचे कहा जाता है, इसी वृक्ष के नीचे बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। ज्ञान मतलब कोई चमत्कार नहीं हुआ था। उन्होंने अहिंसा को समझा था, उन्होंने लॉजिक को समझा था, उन्होंने तर्क को समझा था। उसको कभी आपको बताया नहीं जाएगा। और भगवान बुद्ध ने इस स्थान पर धनास चकमरा करते हुए तीसरा सप्ताह बिताया था। चबूतरे पर जो कमल चिन्ह दिखलाई पड़ते हैं, दोनों स्थानों को संकेत करते, जो चक्रमना करते हुए उनके चरण पड़े थे। दरअसल ये सब हिंदुइज्म किया गया है, लेकिन ज्ञान मिलने का मतलब था उनको सही और गलत का उनके बारे में पता चला था। वो लॉजिक करना चाहते थे,
ज्ञान का मतलब ये नहीं था कि उनको चमत्कार हुआ था, तो उन्होंने साफ साफ जब वो भूखे रहे और जब उनको खीर खिलाया गया उसके बाद उन्होंने तय किया कि दुनिया में कोई ईश्वर नहीं है, आप जैसे विचार है, आपके जो शब्द हैं, आप जैसे सोचते हैं, जिस दिशा में आप काम करते हैं उसी दिशा में आपको सफलता मिलती है। और उन्होंने यही कहा कि आप एक इंसान के तौर पे जो काम करेंगे उसी से आपकी नियति तय होगी और कोई दूसरी शक्ति नहीं है, आपके शब्दों में शक्ति है, आप जिस तरह से सोचेंगे, जिस तरफ मेहनत करेंगे उसी तरफ से होगा। और उन्हें तर्क करने के लिए कहा और इसी को इस तरह से भाषित किया गया कि उनको बुद्धि ज्ञान की प्राप्ति हुई। कोई चमत्कार नहीं था कि कोई ईश्वर आ गया, ऐसा कुछ नहीं था। वो लॉजिक की बात करते थे। वो कहते थे, देखिए सम्राट अशोक की ये मूर्ति है, मुझे लग रहा है कि ये सम्राट अशोक होंगे और ये स्थापत्य कला का नमूना देखिए और इसीलिए भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता है। लेकिन धीरे धीरे किस तरह से बर्बाद किया गया। तो ये शानदार कला है, स्थापत्य कला का नमूना है और इसको मौर्य वंश के राजा सम्राट अशोक ने भी इसको पूरा करवाया, इसको गुंबद बनवाए। तो ये थे बुद्ध और यहीं उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई और उन्होंने तय किया कि वो लॉजिकल बनेंगे और पूरी दुनिया में सोचिए आज से 2500 साल पहले, 2500-2600 साल पहले वो धरती पर आए। आज 2000 साल ही और 500 BC मतलब 500 ईसा पूर्व बुद्ध आते हैं धरती पर और पहले वैज्ञानिक सोशल साइंटिस्ट कह सकते हैं, वैज्ञानिक कह सकते हैं, जिन्होंने पूरी दुनिया को लॉजिक तर्क करने के, जब पूरी दुनिया आडंबर में भेदभाव में डूबी हुई थी तब उन्होंने लॉजिक करने के लिए कहा और इसलिए बुद्ध को दुनिया का पहला सोशल साइंटिस्ट कहा जाता है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।